and welcome back to Channeling Handbook. All right. So, okay. तो कल हम लोग यहाँ रुके थे 9th चैप्टर के इस पैराग्राफ पे जहाँ वो कहती है कि लोगों से कुल मिलाकर 90 मिनट से अधिक समय तक बैठने की में सक्षम होने की अपेक्षा ना करें। अधिकांश लोग 45 मिनट भी बैठ लें तो बहुत है। 45 मिनट से 1 घंटे के बाद स्ट्रेच करने की आवश्यकता होती है। मतलब अब उठकर अपने हाथ-पैर ऐसे फैलाने की और अंगड़ाई टाइप लेने की, उस तरह की आवश्यकता होती है। कभी-कभी ये काफ़ी संभव होता है क्योंकि कोई ध्यान के ठीक बीच में होता है और उस समय वक्ता के बेहतरीन शब्द ये काफ़ी असंभव होता है क्योंकि कोई ध्यान के बीच में होता है और वक्ता के इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल As one is right in the middle of meditation speaker's finest words हाँ, तो कभी-कभी वो सही कह रही है। कभी-कभी ये असंभव होता है क्योंकि ध्यान के बीच में बैठे होते हैं और जो बातें कर रहा है उसके सुंदर शब्द की वजह से वो एक ट्रांस में चले जाते हैं और उठ के अपने आप को स्ट्रेच कर नहीं पाते। शेड्यूलिंग हालाँकि शेड्यूलिंग सामग्री जिस पर एक बैठक में 1.5 घंटे से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, वो बुद्धिमान नहीं है। शेड्यूलिंग सामग्री जिस पर हाउएवर शेड्यूलिंग मटीरियल अपॉन व्हिच वन हैज़ टू कंसंट्रेट अगर वो हाँ, तो वो बेसिकली ये कह रही है कि अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान लगा के बैठना पड़े, तो ये समझदारी नहीं है। मतलब आप चैनलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके पहले आप बैठ रहे हैं ध्यान में और दुनिया भर की बातें चल रही हैं या कुछ तैयारी चल रही है, कुछ और हो रहा है, तो 1.5 घंटा अगर उसमें चला जाता है तो वो बुद्धिमानता नहीं है। संभव है, अक्सर किया जाता है और कभी-कभी अपरिहार्य, लेकिन बुद्धिमानिता नहीं। हाउ However, scheduling material upon which one has to concentrate to last longer than an hour and a half is sitting at a sitting is not wise. Possible, often done. कई बार लोग ऐसा करते हैं, कई बार इसे अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब करना पड़ जाता है, पर ये समझदारी नहीं है। आफ्टर द प्रोग्राम मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश में ही पढ़ूँ क्योंकि ये समझ बार-बार मुझे ये वो करना पड़ रहा है। संभव है, अक्सर किया जाता है, कभी-कभी अपरिहार्य लेकिन बुद्धिमानता नहीं है। कार्यक्रम की मुख्य सामग्री हो जाने के बाद प्रश्नोत्तर अवधि में निर्माण करने का प्रयास करें। यदि आपका समूह वक्ताओं के साथ अध्ययन कर रहा है, तो वक्ता से अपने भाषण को प्रश्नों और उत्तरों के लिए खोलने के लिए कहें। After the program's मेन कंटेंट इज डन ट्राई टू बिल्ड इन अ क्वेश्चन एंड आंसर पीरियड मतलब कि चैनलिंग होने के बाद एक सवाल जवाब और बातचीत अ, करने के लिए करनी चाहिए और अगर आपका ग्रुप पढ़ाई कर रहा है या सीखने की कोशिश कर रहा है आपके स्पीकर के साथ वक्ता के साथ तो खास करके उस वक्ता को सवाल जवाब का एक सेशन हर चैनलिंग सेशन के बाद रखना चाहिए जो कम से कम 1 डेढ़ घंटे के अंदर हो कि ये नहीं कि 1 घंटे का चैनलिंग कर लिया और उसके बाद 1 घंटा ये कर लिया, नहीं। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लोग बेचैन होने लगेंगे। If it is a meditation with channeling, encourage your contact to open the meeting to questions. Channeling के बाद अपने इस वक्ता से कहें कि सवाल जवाब का एक छोटा सा सेशन रखा जाए। सीखने का जो तौर तरीका होता है उसमें आम तौर सवाल जवाब होने चाहिए और वो सबसे बेहतरीन तरीका है सीखने का। सिर्फ याद करके किसी ने बोला और आपने याद किया या लिखा और आपने उसे पढ़ लिया और इस तरह से याद करना अ, तब काम आता है जब आपकी ऑडियंस मतलब जो आपके सामने है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। यदि ये चैनल लिंक के साथ ध्यान है तो अपने संपर्क को प्रश्नों के लिए बैठक खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। सीखने की प्रक्रिया में लगभग हमेशा प्रश्न और उत्तर शामिल होते हैं। रोट
से सीखना अच्छा काम करता है यदि आपके पास पूरी तरह से आपके पास पूरी तरह से नहीं, आपके जो दर्शक हैं, वो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है और आप जो कह रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हैं। मतलब जैसे कि आप क्लास में हो और क्लास में आप कॉलेज जाते हो और वहाँ पे आपको नोट्स भी लिखने हैं, आपको ध्यान भी देना है, नहीं तो प्रोफ़ेसर आपको क्लास से निकाल सकता है, ध्यान ना दो तो आपको पनिश कर सकता है, आपको टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से वो आपके कंट्रोल में होते हैं स्टूडेंट। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सब कुछ फ्री विल से चलता है। तो इसलिए रोट से याद करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है और सही नहीं है। इफ इंस्टेड you feel that what you know is true for yourself, but not necessarily so for the others. And if you wish to give others the free will to search as intensely as you have, you will encourage questions and discrimination in your students and discourage rote learning. Rote learning. अगर आप जानते हो कि आपने जो शोध किया है और अपने लिए जानने की कोशिश की है, वो आपके लिए सही है, पर हो सकता है सामने वालों के लिए और लोगों के लिए सही ना हो या वो उससे साझा ना करते हों। तो ऐसे समय पर खास करके सवाल-जवाब का सेशन ज़रूरी होता है, ताकि लोग उतनी ही दृढ़ता से और मन लगा के सीखें, जो आपने सीखा है और अपने छात्रों में आप फ़र्क कर सकें कि फ़र्क मतलब बुरा वाला फ़र्क नहीं, मतलब एक तरह से आप समझ सकें कि कौन-सा छात्र जो है वो सही मायने में दिल लगा के सीख रहा है। मैं इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ। अ यदि इसके बजाय आपको लगता है कि जो आप जानते हैं वह आपके लिए सच है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए ऐसा हो और यदि आप दूसरों को अपनी तरह की तीव्रता से खोज करने की स्वतंत्र इच्छा देना चाहते हैं, तो आप अपने छात्रों में प्रश्नों और भेदभाव को प्रोत्साहित करेंगे। मतलब गलत वाला भेदभाव नहीं, कि मतलब आपने यहाँ पर जो सीखा, उसमें फ़र्क करना सीखो, उसमें सवाल उठाना सीखो कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सही है या नहीं है या आपको सही लगता है या नहीं लगता है और रोट से सीखने के मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहित ना करें, हतोत्साहित करेंगे। यदि लोग नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये सब वैसे भी मिश्रित हो जाएगा जब छात्र इसे परीक्षा में डालने का प्रयास करेगा। मतलब कि जब परीक्षा होगी। इसलिए कोशिश करें कि दूसरों के भ्रम के प्रति असहिष्णु न हो, बल्कि रचनात्मक का समर्थन और पोषण करें, भ्रम और पूछताछ नहीं। ये ग्रामर यहाँ पर सही नहीं है। मैं ज़रा इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ कि इफ पीपल डू नॉट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, saying or doing something, it will all get mixed up anyway when the student attempts to put it to the test. तो जब छात्रों को नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और तब जब वो कुछ कहेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, सोचेंगे, तो वो उसमें उलझ जाएँगे। अग खास करके जब वो उसका अ, उस उसको उसकी परीक्षा करने की कोशिश करेंगे कि मतलब आपने कुछ सीखा, तो आप उसे सही ज़िंदगी में असल ज़िंदगी में आज़माने की जब कोशिश करते हैं, तब आपको सही मायने में समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं या आप जो कह रहे हैं, वो किस हद तक सही है। हर चीज़ किताबी ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। इसलिए अगर लोग उलझ जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सब्र से काम लेना और बट रादर सपोर्ट एंड नर्चर क्रिएट कंफ्यूजन एंड क्वेश्चनिंग। और अगर वो उलझ जाते हैं, सवाल करते हैं, तो उनका हौसला बढ़ाओ, ना कि उन्हें उन्हें अम, अ, मतलब उनका हौसला कम करो या उन्हें झिड़क दो या उनके साथ अम, बेसब्री से पेश आओ। अ, आगे वो कहता है यदि आपके घर में विशेष रूप से लोग हैं, लेकिन यदि आप सार्वजनिक स्थान पर मिल रहे हैं, तो भी आप एक नेता के रूप में जलपान के लिए जिम्मेदार हैं। आप उनके लिए भुगतान करने के लिए एक संग्रह लेना
चाह सकते हैं। कुछ अध्ययन समूह समान लागत को कवर करने के लिए प्रवेश लेते हैं। ये ग्रामर में गड़बड़ है। मैं इसे पढ़ के फिर इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ। मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूँ कि आप बैठक से पहले केवल पेय पदार्थ पेश करें। कैफीन के साथ कॉफी या कोला को चैनलिंग स्रोतों में शामिल लोगों के लिए सहायक माना जाता है। कैफीन के साथ कॉफी या कोला को चैनलिंग सत्रों में शामिल लोगों के लिए सहायक माना जाता है, क्योंकि कुछ संकेत है कि कैफीन टेलीपैथिक प्रक्रिया में सहायता करता है। बाद में आपका आतिथ्य आपकी इच्छा अनुसार उदार हो सकता है, लेकिन हालांकि एक शांत गतिहीन गतिविधि से पहले, जैसे कि एक बैठक में बैठना, लोगों के पेट में भोजन और स्वर्ग न करें। शराब से पेट भरना मूर्खता है। दोनों लोगों को तार्किक और नीरस महसूस कराते हैं। ये चेतना जो पूछताछ प्रक्रिया के विपरीत है। ओके, दैट ग्रामर वाज कंप्लीटली the wording, explanation, and translation and grammar was off. So let me just read it in English and explain. If you're having people in your home, especially, but even if you're meeting in a public place, you as a leader are responsible for refreshments. You may want to take up a collection in order to pay for them. Some study groups charge admission to cover the same cost. I strongly suggest that you offer only beverages before a meeting. Coffee and colas with caffeine are considered helpful for those involved in channeling sessions, since there are some indications that caffeine aids the telepathic process. नहीं, I do not think so. जहां तक मैंने सुना है कि कैफीन जो है पुराने जमाने में हो सकता है, लेकिन आज के जमाने में कैफीन कॉफी में कोला में इतनी सारी गलत चीजें मिलाई गई हैं कि वो आपकी टेलीपैथिक प्रोसेस को घटा देता है, ऐसा सुना है। आफ्टरवर्ड्स योर हॉस्पिटैलिटी may be as generous as you wish. However, before a quiet sedentary activity such as sitting in a meeting, it is foolish to load people's stomachs up with food and, heaven forbid, liquor. Both make people feel lousy and drowsy, and a consciousness antithetical to the questioning process. अब यहाँ पर वो ये कह रही है कि अगर आप अपने घर में चैनलिंग और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो लोगों को चैनलिंग शुरू होने से पहले चाय पानी देना आपका काम है। ये आपको जरूर करना चाहिए। अगर घर में आपके लोग हैं और आप इसे घर की बजाय बाहर भी करते हैं, तो भी एक लीडर होने के नाते आपको उनकी आवभगत करना आपका फर्ज है। तो पहले उन्हें चाय कॉफी देना जरूरी है। चाय के साथ हल्का फुल्का एक आध बिस्किट या कुछ दे दिया, वो अलग बात है, बहुत हल्का। लेकिन आमतौर पे उस जमाने में, जैसे ये कह रही है कि चैनलिंग से पहले कॉफी और कोला, जैसे कोका कोला, वो देना फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर वो फायदेमंद होता, तो ये एलिट्स उसे इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों में नहीं बांटते। कोला सस्ता नहीं होता, कॉफी इतनी महंगी जरूर है, लेकिन इतनी आम चीज नहीं होती लोगों में। तो मैं इससे अग्री नहीं करती आज की डेट में। उस समय के डेट में हो सकता है कि वो फायदा करता हो, लेकिन आज की डेट में जो मिलता है वो ओरिजिनल नहीं है। अगर आप कॉफी बीन्स लेके उसकी कॉफी बनाते हो तो अलग बात है। अगर आप कोला खुद बनाना जानते हो तो वो अलग बात है। लेकिन बाजार में जो मिलता है, मेरे हिसाब से आज की डेट में उसमें काफी मिलावटें होंगी। ये यहाँ ये कह रही है कि कॉफी और कोला आपको चैनलिंग सेशन में मदद करता है, क्योंकि आपकी टेलीपैथी बढ़ जाती है। तो अगर आप चैनलिंग कर रहे हैं तो उससे पहले कॉफी कोला इस तरह की चीजें देना सही है। लेकिन चैनलिंग से पहले खाना खाना और खास करके शराब तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से और शराब पीने से लोग बिल्कुल जैसे नींद आने लगती है और सुस्त होने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में जब वो मेडिटेशन में बैठेंगे चैनलिंग के, तो वो सो जाएंगे, तो ठीक से चैनलिंग नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, लेकिन सेशन के बाद उन्हें ढंग से खाना खाने का कुछ कुछ चीजें देना या खाना देना, वो आपको करना चाहिए।
ये गलती मुझसे हुई थी, ये पिछली बार मैंने खाना नहीं दिया था क्योंकि मैं अकेली थी, कोई हाउस हेल्प नहीं थी, तो और सबको जाने में जल्दी थी, तो तैयारी नहीं थी, तो मैं नहीं दे पाई थी और उसके लिए मुझे आज तक बुरा लगता है। और यहाँ पर तो उसने बता ही दिया कि वो गलत है। तो हाँ, अगर कोई आपके पास घंटे 2 घंटे के लिए आ रहा है और घंटे 2 घंटे सफ़र करके आ रहा है, फिर तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन्हें दो। लेकिन वो कहती है कि आपके सर पे पूरी तरह ये खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे चैनलिंग सेशन के लिए लोग पैसे लेते हैं, एडमिशन पैसे, एडमिशन की फ़ीस लेते हैं और वो पैसे इस्तेमाल करते हैं खाने-पीने के लिए। जैसे कि समझो 500 पर हेड या कुछ ले लिया और फिर आपने सबके पैसे जितने लोग आ रहे हैं, उनसे एडमिशन फ़ीस ली और उन पैसों से आपने कॉफ़ी और खाना-पीना उसका इंतज़ाम किया और लोगों को खाना-पीना दिया। तो ये करना चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि इससे पहले कि आप सभाएँ शुरू करें, इस बारे में कुछ सोचें कि आप आतिथ्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं। घरेलू शिष्टाचार की पेशकश के बारे में दोषी महसूस न करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारियों का सामना करें और सुनिश्चित करें कि आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप लोगों को खुद की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब कि घर में आपने एक तरफ लगा दिया, जिसको चाहिए उठ के खुद ले ले और अपनी प्लेटें अंदर जाके धो के रख के आए। मतलब बाहर तो ऐसा ही होता है कि प्लेटें वो धोते हैं। यहाँ पर तो ख़ैर हाउस हेल्प होता है। मेरा सुझाव है कि आप लोगों को खुद की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही वह आपकी खुद की रसोई हो। चीज़ों को बाहर रखें जहाँ लोग उन्हें काफ़ी आसानी से ढूँढ सकें और लोगों को खुद की सेवा करने दें। आप अपने विद्यार्थियों को पेय परोसने की तुलना में उनके साथ बैठने और बात करने में कहीं अधिक सहायक होंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रही है। Before you begin to have meetings, do some thinking about how you feel about hospitality. Take the responsibilities of what you will require of yourself in order not to feel guilty about offering domestic courtesy and be sure that you can satisfy yourself. ये वही बात बोली उसने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। तो अगर आप ये सेशंस अपने घर में करने वाले हैं या कहीं भी बाहर करने वाले हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे ये सेशंस करने चाहिए और सबको जुहू बीच पे बुला सकती हूँ। शाम के 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब। वीकडेज़ में, वीकेंड्स में तो बहुत भीड़ होगी, तो वहाँ पर चैनलिंग करना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। या सुबह 8 बजे। तो 7 बजे या 8 बजे, तो व उस समय पर वो कहती है कि आप पहले देखो कि आपको कैसा लगता है कि उन कितने लोग कितने भी लोग आ सकते हैं। कभी 5, कभी 10, कभी 15, तो उन सबको खाना-पीना वो सब देने के हिसाब से, उनकी सेवा करने के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? और आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा ना हो कि कल को आपको बुरा लगे कि आप उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। मेरी ये सलाह है कि बेहतर होगा कि आप उनसे कहें कि वो अपनी मदद खुद करें, जबकि हालाँकि ये आपकी अपनी रसोई है फिर भी। और उससे बेहतर ये होगा कि आप खाने-पीने की सारी चीज़ें, पेपर प्लेट्स, पेपर ग्लासेस वगैरह जो कुछ भी है, आप बाहर हॉल में या डाइनिंग टेबल पे पहले से लगा दें, ताकि लोग सामने जब चाहें उसे उठ के ले सकें, अपने लिए खुद परोस सकें और आप उठ के उनकी खाने-पीने में सेवा करें। उससे बेहतर होगा और उन छात्रों के लिए, लोगों के लिए ज़्यादा मददगार होगा, अगर आप उनके साथ बैठकर सवाल-जवाब और बातें करें। इसके बजाय कि आप उन्हें चाय बना के दे रहे हैं, कॉफ़ी बना के दे रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो आगे वो बोलती है आपको जितना संभव हो उतना सुनने के लिए वहीं रहने की आवश्यकता है क्योंकि आप कुछ हद तक समूह की गतिशीलता को नोट करने की स्थिति में हैं। आप ऐसी बातें सुन रहे होंगे जो एक समूह को एक साथ लाती हैं और ऐसी बातें जो एक समूह को अलग भी कर सकती हैं। यदि आप नोटिस करते हैं कि नए लोगों की उपेक्षा की जा रही है और उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहां किसी और से अधिक व्यक्ति को बातचीत में लाया जाए कि वहां
किसी और से अधिक व्यक्ति को बातचीत में लाया जाए, ये मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आया। नीड टू बी राइट देयर लिस्निंग एज़ मच एज़ पॉसिबल बिकॉज़ यू आर इन अ पोज़ीशन टू नो टू सम डिग्री द डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस जब बातचीत हो रही है, तो उस पूरे ग्रुप के सेंटर में होना आपका ज़रूरी है, मतलब वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, ताकि आप देखें कि वहाँ पर किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह से लोग एक-दूसरे से पेश आ रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी बातें सुनेंगे जो इस ग्रुप को एकत्र करती हैं और एकाग्रता उसमें बढ़ाती हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होंगे जो फ़र्क पैदा कर रहे हैं। ममता, और लोगों को एक-दूसरे से दूर कर रहे हैं। थोड़ा आवाज़ कम, बोला था मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट। और वो कहती है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ नए लोग जो आए हैं उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है और उनको थोड़ा अलग-थलग महसूस हो रहा है, तो आपका ये काम है और आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको बातचीत में जोड़ा जाए, और उनको उनको भी, जैसे पुराने लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे कहो हाँ, थोड़ा उससे भी बात करके देखो कि उसकी क्या सोच है, उसकी क्या राय है, हो सकता है उसका अनुभव आप लोगों से जुदा हो। इस तरह से लोगों को एकत्र करने की कोशिश करो। इफ यू हियर जोकिंग एंड किडिंग, यू कैन एनकरेज दैट एंड हेल्प द ग्रुप टू फील मोर कोहेसिव एंड टाइड टुगेदर इन एन एन्जॉयबल वे। अगर कोई हँसी-मज़ाक कर रहा है, तो उसको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि लोग एक-दूसरे के साथ प्यार से जुड़ें। हँसी, खेल, मज़ाक हमेशा लोगों को एकत्र करता है, एकजुट करता है। टेक दिस साइड ऑफ बीइंग अ लीडर क्वाइट सीरियसली, और आपका इस मामले में लीडर बनना, इसको बहुत सीरियसली लेना, ये कोई हली हँसी, खेल, मज़ाक नहीं है। आप ना तो किसी को ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि किसी को बुरा ना लगे, कोई अकेला ना रह जाए। हर एक को इस ग्रुप में एक स्वागत वाली फीलिंग आए, और हर एक के सारे सवाल जवाब जो हैं उन्हें उनका जवाब मिले, और आप भी उसमें कंफर्टेबल हों, खाने पीने में किसी को शर्म ना लगे और किसी की बुराई ना हो, ये आपका काम है। अगर आप कोई ऐसा चैनलिंग सेशन लीड कर रहे हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पीपल हु आर फाइंडिंग योर ग्रुप एंड कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। खास करके ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, मतलब आपका ऐसा करना उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो पहली बार आपके ग्रुप को ढूंढते हुए आए हैं। इट इज द कम्युनिटी एज वेल एज द चैनलिंग एक्सपीरियंस दैट पीपल वांट व्हेन दे कम टू यू। तो जब लोग आपके पास आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि वो एक जो अ, सा, समाज या सत्संग बन गया है, जो संगी संगी साथी जो होता है, वो जो बन जाता है। लोग सिर्फ आपके चैनलिंग के लिए नहीं आते हैं, वहां एक दूसरे से जुड़कर इस तरह का सत्संग करने आते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ उनको एक जुड़ाव, एक कनेक्शन महसूस हो, ताकि वो कंफर्टेबल हो। और ये इंसान का स्वभाव है कि वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रुप में अपनाया जा सके। मुझे कोई अपनाए, ये हर इंसान चाहता है। मुझे, मैं जैसी हूं वैसे अपनाए, मुझसे प्रेम और सद्भावना से अपनाए। इट इज ह्यूमन नेचर, ये इंसान का स्वभाव है। और बहुत सारे लोग जो जाग रहे हैं, जागना चाहते हैं, और इस ब्रह्मांड की चेतना अ, में अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा-सा अजीब लग सकता है, उन्हें थोड़ा-सा अलग-सा लग सकता है। तो आपका ग्रुप वो होगा, वो जगह होगी जहाँ पे वो बिना किसी झिझक के सवाल-जवाब कर सकते हैं। Your group is the one place where an oddball with a questioning mind and heart can come to and feel not very odd since everyone else in the group is in the same boat. बाहरी दुनिया में ये लोग जो अपनी चेतना का विस्तार करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें दूसरे लोग ये कहें कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये कहाँ से आया, तो चल रहे तू हट, मतलब हमको तेरी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन आपके ग्रुप में आने के बाद वहां पर तो सारे ऐसी ही बातें करते हैं,
और सारे ये बातें मानते हैं, तो वहां आके उसे एक अपनापन महसूस होना चाहिए और होगा, तभी वो वहां पर बार बार आएगा। आप को अपने पर्सनल चीजें, मतलब आपको अपनी, मैं इसे हिंदी में पढ़ूं तो बेहतर रहेगा, ये मानव स्वभाव है कि वह संबंधित होना चाहता है, और बहुत से लोग जो एक अलौकिक जागरूकता कहलाते हैं, वे विशिष्ट रूप से अजीब महसूस करते हैं। आपका समूह एक ऐसी जगह है जहां एक खोजी दिमाग और दिल के साथ एक ऑड बॉल आ सकता है और बहुत अजीब नहीं लग सकता है, क्योंकि समूह में बाकी सभी एक ही नाव में है। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग करने का प्रयास करें। कौन सी? कामुकता, बुद्धि और व्यक्तित्व। अपने समूह के सदस्यों को सहज और घर पर महसूस कराने के लिए, मतलब अपने जो लोग आते हैं वो वहां पर कंफर्टेबल महसूस हो, उसके लिए ये आपको उन्हें इस तरह से महसूस कराना चाहिए। अब यहाँ जब वो कहती है कि कामुकता, तो उसका मतलब गलत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है आप कि हर किसी से फ्लर्ट करने लग जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ संभोग या शारीरिक संबंध बना लो। उसका मतलब ये है कि आप अपने प्रेम और एक तरह से छेड़छाड़ या हंसी मजाक वाली प्यारी सी, हल्की सी, बड़ी हार्मलेस, किसी को सराहना करना किसी की, वो बुरा नहीं होता। अगर आप कोई सुंदर आदमी देखते हैं और उसे कहते हैं, ओ यू आर हैंडसम, आई लाइक दैट, आई रियली लव योर आईज, तो आप उससे फ्लर्ट नहीं कर रहे हो। You're not flirting with that person. That is just appreciating some person. या आप अगर किसी औरत को बोलते हो कि वाह, मुझे तुम्हारे कपड़े बड़े सुंदर लगे, और क्या बात है, हमारा कनेक्शन तो मुझे बड़ा पुराना लग रहा है, पता नहीं किसी जन्म में मिले होंगे। तो ये बातों का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के साथ यहाँ पर कोई रिश्ते जोड़ रहा है। ये, हाँ, मैंने कामुकता को शामिल किया, तो खैर ठीक है। तो यहाँ पर वो आगे इसी बारे में बात कर रही है। हाँ, मैंने कामुकता को शामिल किया। हम सभी के पास ये है और हम सभी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देवियों और सज्जनों, मेरा मतलब यह नहीं है कि हाँ, आप दूसरों के साथ फ्लर्ट करें। यही मैं कह रही थी, मुझे नहीं पता था इसने लिखा है। और एक सामान्य नियम के रूप में एक दूसरे के साथ पवित्र रहें। मेरा मतलब यह है कि आप किसी को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा सकते हैं और स्थिति अपने आप को एक खुले और कमजोर तरीके से, ओके, yes, I included sexuality, we all have it and we are all pretty aware of it. I don't mean, ladies and gentlemen, that you should flirt with others, be anything but chaste with one another as a general rule. What I mean is that you may smile warmly at someone and position yourself in a vulnerable and open way, perhaps moving slightly past the usual boundary of a social space for a moment or so for the sake of making someone feel like a more intimate friend to you. किसी के साथ अपने जुड़ाव को प्रेम से और उसे कंफर्टेबल करना, और थोड़ा-सा, मतलब कभी किसी के कांधे पे हाथ रख दिया, किसी के हाथ पे हाथ रख दिया, या उनसे बहुत दूर से उनके पास से गुजरते हुए जाने के बजाय थोड़ा-सा करीब से मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजर के जाना। उससे ये होता है कि आप उन्हें बता रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम तुम्हारा स्वागत है अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहो या मुझसे कोई बात करना चाहो। दिस इज अ सेक्सुअल टैक्टिक ऑफन टाइम्स, अक्सर ये एक सेक्सुअल टैक्टिक को कैसे कहते हैं, हालांकि लोगों को अधिक सहज महसूस कराने में एक नेता के रूप में ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप एक समूह के नेता के रूप में, हुँ। हाँ, अपने आप को एक कमज़ोर और खुले तरीके से शायद एक पल के लिए सामाजिक स्थान की सामान्य सीमा में थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ताकि किसी को आपके लिए अधिक घनिष्ठ मित्र की तरह महसूस किया जा सके। ये अक्सर एक यौन रणनीति है। ओके, दैट्स द वर्ड आई वाज़ लुकिंग फॉर। हालाँकि लोगों को अधिक सहज महसूस कराने में एक नेता के रूप में ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप एक समूह के नेता के रूप में एक अवैयक्तिक
भूमिका में अभिनय कर रहे हैं और आप अपनी सभी संपत्तियों को अवैयक्तिक रूप से उपयुक्त मान सकते हैं जब तक कि आप मिश्रित उद्देश्यों वाले आकर्षक लोग नहीं हैं। लेट मी कंफर्म। You are acting as an in an impersonal role as a group leader, and you may look upon all of your assets as being impersonally appropriate as long as you're not charming people with mixed motives. जब तक कि आप ये काम कोई गलत नियत से नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं किसी लड़की की तारीफ करेंगे या उसके पास जाएंगे या हाथ लगाएंगे और फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो बस बहुत ही फ्रेंडली तरीके से कर रहा था। नहीं नहीं मतलब आपने मुझसे देख के मेरी तरफ मुस्कुराया तो मुझे लगा, और मन में क्या चल रहा है कि हाँ अगर ये पट गई तो अपना तो काम हो जाएगा। ऐसी वाली हरकतें वहां मत करना, क्योंकि वहां पे सबकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है और औरत को तो खास करके समझ में आ जाता है कि कौन किस नियत से उसे छू रहा है या उसकी तरफ देख रहा है। इस गलतफहमी में मत रहना। और ऐसा नहीं है कि आदमियों को समझ में नहीं आता, औरतें भी ऐसा कर सकती हैं कि गलत नियत रख सकती हैं। तो भई वो फिर उनकी प्रॉब्लम है, अगर कल को उस बंदे ने कुछ गलत किया तो फिर बाद में रोना मत। तो ये कह रही है वो, चार्म देम, मेक देम फील कंफर्टेबल बट डू इट विदाउट अटैचमेंट टू एनी आउटकम। हाँ, उनसे प्यार से पेश आइए और उन्हें सहज महसूस करवाइए। लेकिन उसके उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में मतलब कोई उम्मीद या धारणा मत रखना। क्योंकि यहाँ आप लोगों को मैनिपुलेट करने नहीं आए हैं। इट इज यू आर नॉट हियर टू मैनिपुलेट पीपल। अम, आप केवल उसके लिए सहज महसूस संभव नए परिवेश में हर लोग शामिल होते, कुछ लोग शर्मीले। एक मिनट। लेकिन इसे बिना किसी परिणाम की आसक्ति से करो, क्योंकि तुम लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, मतलब करने नहीं आए हो। आप केवल उनके लिए सहज महसूस कराना संभव बनाना चाहते हैं। नए परिवेश में लगभग हर कोई शर्मीला होता है और सब लोग कुछ लोग हमेशा शर्मीले होते हैं। आपके ध्यान समूह या अध्ययन समूह में आने वाले अधिक शर्मीले लोग होंगे जो आप सामाजिक संभोग के सामान्य दौर में मिलेंगे, क्योंकि चिंतनशील विचारशील लोग भी अक्सर अंतर्मुखी होते हैं। उम्मीद करें और इस चुनौती के लिए तैयार रहें। यदि आप स्वयं शर्मीले हैं जैसा कि मैं हूं, तो अपने आप से कहना शुरू करें जिसके साथ आप हैं उसे प्यार करें। ये मदद करेगा। अरे बाप रे। ओके, अब यहाँ पर जब वो सोशल इंटरकोर्स कहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक दूसरे के साथ शुरू हो गए। सोशल इंटरकोर्स का मतलब है सोशल इंटरैक्शन। ओके, you only want to make it possible for them to feel comfortable. Almost everyone is shy in a new environment, and some people remain shy always. There will be more shy people coming to your meditation group or study group than you will meet in a general run of social interaction, since contemplative, thoughtful people are also often introverted. आमतौर पे ये जो लोग बहुत सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब मेडिटेट करते हैं, इस तरह के लोग आमतौर पे बहुत ही अंदर अंदर अपने आप में रहते हैं, हर एक से खुलकर बात नहीं करते। तो और खास करके पहले एक दो मीटिंग्स में तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है धीरे धीरे वो इंसान खुले, पर एकदम से आके बातें करने लग जाए, ऐसा मत सोचना कि ऐसा होगा। तो और इसके लिए आप तैयार रहें कि ये आपका चैलेंज बनेगा। और अगर आप खुद ही शर्मीले हैं, जैसे कि कार्ला कह रही है कि मैं हूं, तो खुद से कहें कि आप जिसके भी साथ हैं उससे प्रेम करें। प्रेम मतलब वो गंदा वाला गलत वाला प्रेम नहीं। ओके, so I will stop this here. I am sorry about the disturbance that happened in between. Thank you so much for watching.